फिजिक्स एक नेचुरल साइंस है और नेचुरल साइंस को समझने के लिए आपका कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। और कंसेप्ट जब इम्पोर्टेंट है तो कंसेप्ट को समझने के लिए आपको थ्योरी को भी अच्छी तरीके से समझना होगा। लेकिन थ्योरी को कंसोलिडेट करने के लिए ताकि वो परमानेंटली आपके दिमाग में इंग्रेव्ड हो जाए, न्यूमेरिकल जो है उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। न्यूमेरिकल बेसिकली मेक्स योर थ्योरी क्रिस्टल क्लियर। अब सवाल ये है कि न्यूमेरिकल को पहले करके थ्योरी को समझा जाए या थ्योरी को करके न्यूमेरिकल किया जाए। ऑब्वियस जो मेथड हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तब यही था कि टीचर्स पहले थ्योरी पढ़ाते थे, थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देते थे और उसके बाद न्यूमेरिकल कराते थे। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि थ्योरियाँ ज़्यादा हो जाती थी, न्यूमेरिकल बहुत कम हो पाते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि हमारी न्यूमेरिकल पोर्शन कमज़ोर रह जाती थी। और जिस स्टूडेंट का फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन कमज़ोर होगा, तो वो फिजिक्स में आगे बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अब तो आपके सीबीएसई का भी जो सिलेबस है 11th-12th का, वो भी बोर्ड का जो सिलेबस जो 12th में क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें भी न्यूमेरिकल ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग बेसिकली जब फिजिक्स सीखते हैं, तो 2 मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, थ्योरी करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं। लेकिन मॉडर्न टाइम में अब हुआ ये है कि चीज़ें उलट गई हैं। पहले टीचर जो है वो न्यूमेरिकल्स लेते हैं और न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही वो थ्योरी को बताते हैं। नो न्यूमेरिकल्स कैन बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ थ्योरी, याद रखना है आपको। लेकिन एक सबसे अच्छा मेथड वही होता है जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन विच इज न्यूमेरिकल वो लेते हैं और थ्योरी को उसी के बैकग्राउंड में समझते हैं, तो ये चीजें उससे फास्ट भी हो जाती हैं और आपको जो चीज चाहिए समझना है, जिसकी जरूरत है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, नीट में, जेई में, वो आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाता है। इन माय ओपिनियन द सेकंड मेथड इज बहुत अच्छा है और मैं उसी मेथड को अडॉप्ट करता हूँ। फर्स्ट आई पुट अप न्यूमेरिकल्स, देन आई एक्सप्लेन द बैकग्राउंड ऑफ दैट न्यूमेरिकल्स, किस बैकग्राउंड पर है, इसके लिए क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर आई डू द न्यूमेरिकल्स, जिससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और चीजें इंटरेस्टिंग भी हो जाती हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिजिक्स फोरम। माय नेम इज सुहेल अहमद, आई एम योर फिजिक्स टीचर। मैं फिजिक्स पिछले 20-25 साल से पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे एस्पिरेंट्स, नीट एस्पिरेंट, पहले तो नीट नहीं होता था, ये पीएमटी होता था, स्टेट पीएमटी होता था, उनको पढ़ाया। अब नीट को भी पढ़ा रहा हूँ। जेई मेंस से भी पहले हमारे टाइम में जेई का एक एग्जाम होता था, थ्योरेटिकल एग्जाम होता था, मतलब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के एग्जाम होते थे। उस एरा को भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन अब जो है वो इस एरा में चीजें बहुत तेज हो गई हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड जो एग्जाम हो गए हैं। ओएमआर शीट्स पर आपको बबल जो है वो बनाने पड़ते हैं। उस एरा में मेरा यही ओपिनियन है कि आप फिजिक्स को न्यूमेरिकल के थ्रू सीखिए, यानी कि उसके थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को भी न्यूमेरिकल के थ्रू सीखिए। तो शुरू करते हैं इसी सीक्वेंस में हम लोग फिजिक्स का ये चैप्टर 1। चैप्टर ऐसे तो 2 है, लेकिन मेरे लिए चैप्टर 1 है। आपको इसमें सीक्वेंस में पढ़ाता हूँ मैं आपको मोशन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले आपको ये समझना है कि मोशन और रेस्ट जो है वो क्या चीज है। तो ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हम लोग एट रेस्ट हैं अभी एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट में। आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम दोनों मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर हु इज लुकिंग फ्रॉम स्पेस, यानी कि मान लो कि मून से देख रहा है, तो हम लोग मोशन में हैं। तो मोशन और रेस्ट जो है वो एक ही ऑब्जर्वर मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है।
एक ही दो ऑब्जर्वर्स के लिए। फॉर एग्जांपल मून के ऑब्जर्वर के लिए हम लोग रेस्ट में हैं, सॉरी मोशन में हैं, और अर्थ के ऑब्जर्वर के लिए हम लोग रेस्ट पे हैं एक दूसरे के लिए। सो मोशन और रेस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो ऑब्जर्वर बेस्ड है, यानी कि मोशन तभी और तभी होगा कि व्हेन वी विल चेंज आवर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। माइंड यू, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। चेंज ऑफ पोजीशन, मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए? चेंज ऑफ पोजीशन होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होना चाहिए? ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर होना चाहिए। यानी कि एक ही चीज मोशन में हो सकती है फॉर वन ऑब्जर्वर, और वही चीज रेस्ट में हो सकता है फॉर अनदर ऑब्जर्वर। सो हम लोग इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या चीज है। तो उस चीज को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि एक डायग्राम जो है हम लोग एक बनाते हैं, और फिर देखते हैं कि इस डायग्राम में अ, जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है और डिस्टेंस में क्या फर्क है। मान लो कि कोई इंसान वो यहाँ से शुरू कर रहा है और यहाँ पे जा रहा है, से ये हमारा वाई एक्सिस है। तो यहाँ उसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0,0, और यहाँ उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,y,0। तो जब ये इंसान यहाँ चल रहा है तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। देखो एक्स वही है, जेड वही है, लेकिन वाई चेंज हो गया। तो ऐसे मोशन को हम लोग वन डायमेंशन मोशन कहते हैं, और यही हमारा टॉपिक है। कोई इंसान मान लो कि वो एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है, तो उसका जो है सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और वो कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होगा? एक्स कॉमा 0,0। तो यहाँ पर भी जो इंसान चल रहा है इधर, वो वन डायमेंशन मोशन में चल रहा है। उसी तरह से ये बातें हम जेड एक्सिस के लिए भी कह सकते हैं कि अगर वो जेड एक्सिस पर मूव कर रहा है तो वो वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। यानी कि वन डायमेंशन मोशन वो मोशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, चाहे वो वाई हो, चाहे वो एक्स हो, या चाहे वो जेड हो। इसका एग्जाम्पल जो है, बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, आपने एक कॉइन को टॉस किया इन वैक्यूम। अगर आप किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं इन वैक्यूम, तो हवा तो है नहीं, वो ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, तो उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है। या कोई कार है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो उसका भी सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। हालांकि ऐसी कोई कार नहीं है जो स्ट्रेट लाइन में चेंज हो विदाउट चेंजिंग, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे विदाउट चेंजिंग द लेन। सो बहुत ही आइडियल सिचुएशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि वन डायमेंशन मोशन इज पॉसिबल, बट वन डायमेंशन मोशन प्रैक्टिकल लाइफ में आमतौर पे पॉसिबल नहीं है। अगर आप कॉइन को टॉस करेंगे, हवा का जो झोंका है वो आपके कॉइन को थोड़ा लेफ्ट और राइट भी करेगा। तो इंस्टेड ऑफ traveling only x axis or y axis, it will also travel along the another axis. So it may be a two dimensional motion. बातों बातों में ये भी हम जान गए टू डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे? जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स एट ए टाइम यूज हो रहे हैं। और थ्री डायमेंशनल मोशन, जिसको स्पेस मोशन भी कहते हैं, वो किसको कहेंगे? जिसमें हमारा तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहा है। जैसे मूविंग ऑफ अ सीलिंग फैन, इसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, तो वो टू डायमेंशन है। सर्कुलर पाथ में, एक प्लेन में सर्कुलर पाथ में मोशन जो है 2D है। प्रोजेक्टाइल मोशन, हवा में जो तिरछा फेंकते हैं, वो भी 2D है। लेकिन जो फ्लाइंग ऑफ काइट है, फ्लाइंग ऑफ बर्ड है, एरोप्लेन है फ्लाइंग, जो ये सारी चीजें वो 3D है। जो हमारा राइटिंग है ऑन द पेज वो 2D है, अनलेस अनटिल वी पिक अप द लिफ्ट द पेन। जब तक हम लोग लिख रहे हैं, स्क्रिबल कर रहे हैं, तो वो 2D है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पर भी जाते हैं और वाई एक्सिस पर जाते हैं। लेकिन बच्चों, हम लोग आज की क्लास में सिर्फ 1D मोशन में
ये करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे 1D मोशन में, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा तो या तो x होगा या y होगा या z होगा। उसी तरह से एक्सेलरेशन भी एक ही के अलोंग होगा, या तो x के अलोंग होगा या y के अलोंग होगा। और हम लोग ये सारे के सारे मोशन जो है ऑब्जर्वर बेस्ड ही हमारा है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। सो आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन टू पोजीशंस। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन में हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, और हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट ए है, और ये कोई पॉइंट बी है, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा 0 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा 0 अब हम लोग मान लो कि इसके अलोंग जाते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते थे। मान लो कि ये रेडियस r है हमारा। तो अगर हम लोग देखेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो ए बी जो है वो कितने के बराबर होगा, वो x2 माइनस x1 के बराबर होगा। दो कोऑर्डिनेट का, दो पोजीशंस का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है, डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ जो है वो हमारा, अगर वो ऐसे गया है या ऐसे गया है, शॉर्टेस्ट पाथ तो वही रहेगा बिटवीन ए एंड बी, लेकिन एक्चुअल पाथ बदलता चला जाएगा। अब यहाँ पर एक्चुअल पाथ जो है वो कितना है, पाई आर के बराबर है। 2 पाई आर टोटल सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, तो हाफ सर्कल का पाई आर हो गया। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि बिटवीन टू पोजीशंस देयर मे बी सो मेनी डिस्टेंसेस, बट बिटवीन टू पोजीशन there may not be, or there cannot be two displacements. There can be only one displacement between the two positions. ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट होगा, यूनिक होता है डिस्प्लेसमेंट हमेशा। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। आप जानते होंगे वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें डायरेक्शन भी होता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड भी होता है, वेयर स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है। इसका मीनिंग सिर्फ मैग्नीट्यूड से क्लियर हो जाता है। और वेक्टर क्वांटिटी वो भी है जो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता है, लेकिन स्केलर क्वांटिटी पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, और इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल्स को देखिए। सबसे पहले हम लोग ये न्यूमेरिकल यहाँ लेते हैं एक, मैं आपको ये न्यूमेरिकल जो है बोर्ड पे लाता हूँ। ये आपका न्यूमेरिकल है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो 5 मीटर जो है वो ईस्ट की तरफ चल रहा है, यहाँ ईस्ट की तरफ चल रहा है, एंड देन 12 मीटर जो है वो नॉर्थ की तरफ चल रहा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पार्टिकल जो है वो यहाँ पर ऐसे है हमारा पार्टिकल, और सबसे पहले हम लोग ये मार्क कर देते हैं कि इधर जो है हमारा नॉर्थ है, और इधर हमारा क्या है, ईस्ट है। तो ये कितना चला, 5 मीटर चला। सपोज करो ओ से लेके ए तक ये 5 मीटर चला, कहाँ तक, ईस्ट की तरफ। देन आफ्टर 12 मीटर चला नॉर्थ की तरफ। तो 12 मीटर नॉर्थ की तरफ चला,
तो ये हमारा नॉर्थ की तरफ आया, ये 12 मीटर, तो ये 12 मीटर हो गए। तो अब डिस्प्लेसमेंट देखो, ओ से ए गया और ए से बी गया, तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ फाइनल पोजीशन क्या है, तो इसको मिला दीजिए, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गई। अब ओ बी जो है शॉर्टेस्ट पाथ है, वो कितने के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अंडर रूट। अब आप देख सकते हैं ये 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट होगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो 13 मीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर, वो कितना हो गया, 13 मीटर हो गया। ठीक है। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस तो एक्चुअल बात है, तो इसका मतलब है कि हो गया है 5, हो गया है 12, तो जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना हो गया, 5 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 17 मीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों एक ही चीज नहीं है, अलग अलग है। दे में बी सेम, कब सेम होंगे, जब कोई एक्चुअल पाथ भी शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है ना। अगर मान लो कि वो बंदा जो जा रहा है वो यहाँ से यहाँ सीधे जाता, वो पहले ईस्ट और इस तरह से नॉर्थ नहीं जाता, तो सीधा जाता, तब डिस्प्लेसमेंट भी 13 सेंटीमीटर मीटर होता, और डिस्टेंस भी मतलब कि 13 मीटर होता। लेकिन यहाँ पर वो चूंकि एक्चुअल पाथ अलग है और शॉर्टेस्ट पाथ अलग है, तो आंसर भी इसका अलग होगा। वी टेक अनदर क्वेश्चन। अनदर क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पर देखिए कि एक और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए कि यहाँ पर हम लोगों ने, ये एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सेमी सर्कल में, और इसकी रेडियस कितनी है, आर है, और ए टू बी डायग्राम में बना दूंगा। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस फॉरवर्ड। डायग्राम भी हम दे देते हैं आपको, डायग्राम भी अगर ये है तो ये डायग्राम जो है उसको कॉपी करके दे देते हैं, डायग्राम भी है यहाँ पर। यहाँ पर ये आपका डायग्राम है, इसमें आपको डायग्राम से क्लियर हो गया है कि वो किस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए टू बी जो है वो एक सेमी सर्कुलर पाथ के थ्रू जा रहा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। अच्छा, जा कहाँ से रहा है, ए से, फाइनली कहाँ पहुंचा, सिर्फ आपको देखना है इनिशियल कहाँ है और उसको मिला देना, ये मिला देना। तो इसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितने के बराबर होगा, 2r के बराबर हो, जो कि डायमीटर है। और डिस्टेंस, डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ होता है, तो एक्चुअल पाथ तो ऐसे होगा, एक्चुअल पाथ क्या है, पाई आर है, तो हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा किसके बराबर है, पाई आर के बराबर। तो वो अगर ए से बी तक जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, और डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, पाई आर होगा। ठीक है। हम लोग इस तरह के और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एक अनदर एग्जांपल है कि यहाँ पर आपको ये एक दिखाया गया है कि ये आपका एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक पार्टिकल है मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r from a to b as shown in the figure. Find the distance and displacement covered. Find the distance and displacement covered. Displacement के लिए क्या करें कि यहां से मिला देंगे, यहां से इसको यहां से मिला, स्ट्रेट पाथ से मिला देते हैं, तो ये आपका डिस्टेंस होगा। ठीक है ना। अब ये जो डिस्टेंस हो गया ए बी, अच्छा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा, तो ये भी 60 डिग्री हो, क्यों होगा, क्योंकि ये आर है, ये आर है, तो हम लोगों को देखना है, नो ये आर है, ये आर है, तो ये हमारा डिस्टेंस जो है वो कितना होगा, वो ये देखना होगा। यस, ये 60 है और ये दोनों एंगल इक्वल है,
इसको भी 60 होना पड़ेगा क्योंकि तीनों एंगल 180 डिग्री है। सो मस्ट बी से, तो इसका मतलब है ये भी आर है, ठीक है ना। तो अब निकल गया। तो ए बी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ये हमारा आर के बराबर होगा, ए बी जो है वो डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का रास्ता खत्म हो गया। एक बार सुन लीजिए फिर से। तो अगर ये 60 है और ये आर है, तो ये आर है तो कम से कम ये आइसोस होगा। आइसोस के बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो बेस एंगल मान लो कि एक्स एक्स है, तो एक्स प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। अब जब किस तीनों एंगल इक्वल हो तो सारे साइड्स बराबर होंगे। तो दो साइड आ रहा है तो तीसरा साइड भी आर होगा, जो कि डिस्प्लेस। अब हमको डिस्टेंस निकालना है। तो आर्क का डिस्टेंस आपको पता होगा। आर्क का डिस्टेंस कैसे निकलता है मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये देखो ये क्या होता है। ये मान लो कि ये एंगल तुमको पता है थीटा, ठीक है। तो आर्क जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, आर्क ही तो एक्चुअल बात है। तो ये आर्क जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आर्क का जो डिस्टेंस होता है वो देख लीजिए, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला सीख लीजिए। 2 पाई आर इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 362। तो 2 पाई आर, थीटा कितना है 60 डिग्री, देख सकते हैं यहाँ पर। ये 60 डिग्री है थीटा, 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना, 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, पाई आर बाई 3। तो हमारा जो क्या कहता है कि जो हमारा आर्क है वो पाई आर बाई 3 है, और जो भी आर्क है वही हमारा क्या है, डिस्टेंस। समझ में आ रही बात ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस जो है कैसे निकालते हैं और डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। एक हम लोग और प्रॉब्लम लेंगे जो आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को और क्लियर कर देगा। वो थोड़ा सा हम लोग वेक्टर वे में जाके करना चाहेंगे। तो हम लोग ये प्रॉब्लम जो है वो लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने पर ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है कि एक ये नॉर्थ है, और ये क्या है, ईस्ट है। ये आपका वेस्ट है, और ये साउथ है। मान लो कि एक इंसान जो है ईस्ट गया 5 मीटर, फिर वो नॉर्थ गया मान लो 12 मीटर, फिर वो यहां से 37 डिग्री बनाते हुए मान लो गया 10 मीटर। तो ओ से ए गया, ए से बी गया, बी से सी गया। फाइन डिस्प्लेसमेंट, हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को करना क्या है कि जो चीजें एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरह है उसमें आई कैप लगा देना है, वाई पर है उधर जे कैप लगा देना है, जो अगर जेड पर अगर है तो के कैप लगा देना है, और अगर एक्स का उल्टा है तो माइनस आई कैप लगा देना है, अगर वाई का उल्टा है तो माइनस जे कैप लगा देना है, और के का उल्टा है तो माइनस के कैप लगा देना। तो सबसे पहले हम लोग ओ ए वेक्टर को लिख सकते हैं 5 आई कैप, और ए बी वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं 12 जे कैप, ठीक है। अब सवाल है कि बीसी वेक्टर तो दोनों तरफ है, तो इसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। रेजोल्यूशन आता है नहीं आता है तो बताइएगा, एक वीडियो बना दूंगा मैं। ऐसे मैं एक वीडियो बना के रेजोल्यूशन और वेक्टर्स पे डाल दूंगा। तो 10 मीटर है इधर, जो इसका कंपोनेंट मान लो कि ये हमारे पास ए है,
तो इसका कंपोनेंट ए एक्स हो जाएगा 10 cos 37 डिग्री, और इसके साथ क्या लगा देंगे, आई कैप। और इधर इसका जो रेजोल्यूशन हो जाएगा ए वाई, वो हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री, और उसके साथ क्या लगा देंगे, जे कैप, क्योंकि ऊपर है और ये इधर है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लें, और ये कुछ वैल्यू है जिसको हमेशा याद रख लीजिए। cos 37 4/5 होता है, और sin 37 जो होता है वो 3/5 होता है। सिमिलरली cos 53 डिग्री जो होता है वो 3/5 होता है, और sin 53 डिग्री जो होता है वो 4/5 होता है। वैल्यू उलट जाती है। तो cos 37 4/5, तो 10 इंटू 4/5 विच इज इक्वल टू हमारा 8 आई कैप हो गया। सिमिलरली 3/5, तो ये हमारा जो है 6 जे कैप हो गया। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो ओसी है वो कॉम्बिनेशन है किसका, 8 आई कैप का प्लस 6 जे कैप। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, तीनों वेक्टर को ऐड कर देना, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ये ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस कितना, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये हो गया। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सारे आई कैप 8 प्लस 5 मतलब 13 आई कैप हो गया, और 12 यानी कि 18 जे कैप हो गया। तो डी का जो मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो कितना हो गया, 13 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर होगा। इसको जो कैलकुलेट करके आएगा मीटर में वही आंसर हो जाएगा, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। जहां तक की बात डिस्टेंस की है वो तो आसान है। डिस्टेंस आप सारा जो वैल्यू गिन लीजिए, कितना है, 5 प्लस 12 प्लस उधर कितना गया था, 10, तो ये 10, तो 20, यानी कि ये 27 मीटर होगा। तो इसका मतलब है उस बंदे ने डिस्टेंस 27 मीटर तय किया है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इतना, जो ब्रैकेट में है वो सॉल्व करके आप देख लीजिएगा कितना आएगा, कमेंट में भी बताइएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जितने क्वेश्चन हैं वो आप आराम से कर सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। हम लोग एक और प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें आप देखेंगे कि मैं आपको इसको तीनों एक्सिस पर बता के देख रहे हैं। देखिए ये हमारा सिचुएशन है, ये देखिए ये सिचुएशन हमारा, और यहाँ पर जो है एक इंसान जो है यहाँ से शुरू करता है और एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करता है, ये हमारा ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे जो है वो ट्रेवल करता है। सबसे पहले इसको यहाँ दे दें, इट इज एक्स एक्सिस। ये ओ से लेके ए तक जाता है वाया सेमी सर्कुलर पाथ, जिसका जो सेंटर है वो आर रेडियस में। इसके बाद वो क्या करता है कि वो एक रास्ते पे चलता है जो कि जेड एक्सिस की तरफ है, और जेड एक्सिस पर वो एक डिस्टेंस जो है वो कवर करता है, ये डिस्टेंस कवर करता है। ये डिस्टेंस जो है वो मान लो कि 2r के बराबर। ये हमारा कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस। फिर क्या होता है कि वो एक डिस्टेंस तय करता है वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर ये जब डिस्टेंस तय करता है तो ये डिस्टेंस जो है वो हमारा इस तरह से है। वो भी कुछ ले लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है हमारा वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस है, मान लो कि ओ से आया, यहाँ से फिर बी आया, बी से सी पर गया,
और ये मान लो किसके बराबर है, 3r के बराबर। आपको बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम O टू C। O टू C जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब आप देखिए पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करें, ये वाला जो है कितना है, 2r के बराबर है, क्योंकि रेडियस ये डायमीटर है। तो सबसे पहले जो OC वेक्टर होगा, OC वेक्टर जो होगा इसको जब ज्वाइन करेंगे, OC वेक्टर होगा वो क्या होगा, OA वेक्टर होगा, प्लस क्या होगा, AB वेक्टर होगा, फिर प्लस क्या होगा, BC वेक्टर होगा। अब OA वेक्टर जो है वो कितना होगा, 2r i कैप होगा, और ये भी क्या होगा, 2r k कैप होगा, और ये क्या होगा, 3r j कैप होगा। तो OC का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो आप समझदार है, कितना होगा, अंडर रूट 2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर, फिर 2r का स्क्वायर यानी कि 4r स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर, r का स्क्वायर यानी कि 9r स्क्वायर। तो 8 and 9 which is equal to under root 17r square. So answer is under root 17r। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस तो बहुत आसान है, डिस्टेंस तो एक्चुअल बात है। तो पहले इससे गया है, इस रास्ते से गया है, इस रास्ते से गया है, तो कितना होगा, पाई आर, आधा सर्कल, फिर कितना होगा, 2r, प्लस कितना होगा, 3r। तो हमारा आंसर कितना हो गया, पाई आर प्लस 5r। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो आज की क्लास में कि हाउ वी कैलकुलेट डिस्टेंस, हाउ वी कैलकुलेट थ्रू न्यूमेरिकली। आपने देखा होगा इतने न्यूमेरिकल्स हम करने के बाद आपको क्लियर हो गया थियोरेटिकली कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस। इसी तरह से आगे की क्लास ये सेक्शन चलेगा, ये हमारा टॉपिक, बहुत सारे लेक्चर्स फॉलो करेंगे जो नीट और जेई के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कमेंट करते रहिए कि आपको और क्या क्या चाहिए। जो बच्चे कमेंट करेंगे जरूर मैं उनके अकॉर्डिंग उनको रिस्पॉन्ड करूंगा और वीडियो उनके अकॉर्डिंग बताऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।